हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई निंजा, जहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट और सिंपल। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 5 दैट इज़ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज कवर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, हर कॉन्सेप्ट इजी और इंगेजिंग वे में समझाया गया है आपको। तो जैसा कि हमने ज्योग्राफी में सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में जाना, उसके डेवलपमेंट के बारे में जाना और कुछ रिसोर्सेज के बारे में पढ़े, जैसे कि हमने कवर कर चुका है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और सॉइल, लैंड, वाटर रिसोर्सेज, ये सारी कवर कर चुके हैं। अब बारी आती है हमारे मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज की। तो ये भी क्या होता है, ये नेचुरली ऑकरिंग होता है। ये नेचर से हमें जो मिलता है, ये हमारा नेचुरली ऑकरिंग एनर्जी रिसोर्सेज हैं, है ना, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज क्या है जिसको हम अपने डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। तो मिनरल्स का भी सेम वही यूज़ है कि मिनरल्स हमारे डेली लाइफ के रूटीनल वर्क के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम हर रोज़ बहुत सारे मेटल आइटम्स यूज़ करते हैं, जैसे कि यूटेंसिल, अप्लाइंसेस, व्हीकल्स हैं, टूल्स हैं, ये सारे किससे बन रहे हैं? मिनरल से बन रहे हैं। मेटल्स कम्स फ्रॉम मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो जो हम मेटल से ही अप्लाइंसेस बन रहा है, यूटेंसिल बन रहा है, व्हीकल बन रहा है, टूल बन रहे हैं, ये कहाँ से बनता है? ये हमें मिनरल से मिलता है। और मिनरल कहाँ से मिलता है? हमें अर्थ क्रस्ट से। तो हम अगर लिखें तो मेटल कहाँ से मिल रहा है? हमें मिनरल से। और मिनरल कहाँ से मिल रहा है? हमें अर्थ की क्रस्ट से, है ना। तो ये है। अब हम जानेंगे सबसे पहले कि मिनरल्स होते क्या हैं। तो मिनरल्स एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। इनका डेफिनेट एक प्रॉपर केमिकल कंपोजिशन होता है और स्ट्रक्चर होता है। यानी एक मिनरल एक प्योर सब्सटेंस है जिसे हम मेटल्स, फ्यूल्स या इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि मिनरल्स नेचुरली मिलते हैं, नेचुरली ऑकरिंग है, होमोजेनियस सब्सटेंस होते हैं, जिसका डेफिनेट एक अंदरूनी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ये हर तरीके के फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे कि डायमंड जो कि बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और टैल्क जो सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस होता है। तो ये हार्डेस्ट और सॉफ्टेस्ट दोनों टाइप के सब्सटेंस पाए जाते हैं, ठीक है। जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो एक से ज़्यादा मिनरल से बनी होती हैं। एग्जाम्पल पे हम ले सकते हैं लाइमस्टोन क्या है? एक सिंगल मिनरल से बना होता है। अब मिनरल्स कैसे होते हैं? मिनरल्स हमेशा अलग अलग आप कलर में पाए जाएंगे। इसकी हार्डनेस काफ़ी अलग होती है, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। इसका लस्टर मीन्स शाइन भी अलग अलग टाइप में होती है, किसी में ज़्यादा शाइन होता है, किसी में कम शाइन होता है। डेंसिटी भी अलग होता है क्योंकि वो अलग अलग तरीके से फॉर्म होते हैं। तो मिनरल्स में हर चीज़ें अलग अलग होती है, चाहे कलर ले लो, हार्डनेस ले लो, उसका स्ट्रक्चर ले लो, शाइन ले लो, सब चीज़ अलग होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में ज़रूरत होते हैं, बिल्डिंग्स में, ट्रांसपोर्टेशन, मशीन्स, रोड, रिचुअल्स, फूड, हर चीज़ में मिनरल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड डेली लाइफ। अब जो जोग्राफर्स होते हैं, जोग्राफर क्या देखते हैं कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या इकोनॉमिक यूज़ कर सकते हैं हम मिनरल्स का। और जबकि जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो देखते हैं कि मिनरल कैसे बने, उनका कंपोजिशन क्या है और उनकी एज क्या है। तो जोग्राफर और जियोलॉजिस्ट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जोग्राफर जो ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ मिनरल किस जगह है, उसका यूज़ क्या कर सकेंगे, और जियोलॉजिस्ट उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, वो कैसे फॉर्म हुए, उसकी एज क्या है, वो सब देखेंगे। अब हम अगर क्लासीफाई करें मिनरल्स को कि मिनरल को हमने किस किस तरीके से इसका डिवीज़न किया है या फिर क्या है टाइप्स हैं मिनरल्स के, तो मिनरल को जनरली हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स में।
मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं, जिसे हम रिफ़ाइन करके मेटल हमें मिल जाता है। मेटालिक से आपको समझ में आ रहा है कि ये मेटल, इससे हमें मेटल मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको और रिफ़ाइन करेंगे तो हमें मेटल मिल जाएगा। तो मतलब रिफ़ाइन करने के बाद हमें मेटल मिल जा रहा है। जैसे कि क्या हो गया आपका, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, है ना। और जैसे गोल्ड भी पहले कुछ और के फॉर्म में होता है, हमने उसको रिफ़ाइन कर दिया, हमें गोल्ड मिल गया। तो ये सारे क्या होगा कि एक रिफ़ाइन करके हमें एक प्रॉपर मेटल मिल गया है। फिर दूसरा क्या है हमारा, नॉन मेटालिक है, जिसमें मेटल नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें मेटल नहीं होता है। नॉन मेटालिक, नॉन मेटल, तो मेटल नहीं होता है। जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया, सल्फ़र हो गया, पोटैश हो गया, इन सब में क्या है, मेटल नहीं है। फिर तीसरा क्या है, एनर्जी मिनरल्स, जिससे हमें डायरेक्टली एनर्जी मिलती है। जैसे कोल से हम कोल को बर्न करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, पेट्रोल हम बर्न करें तो हमारी एनर्जी मिलके हमारी गाड़ी चलती है, नेचुरल गैस से हमें एनर्जी मिलती है तो हमारा गैस चलता है ना। तो ये एनर्जी मिनरल हो गए। अब मेटालिक मिनरल्स को हमने फिर से फर्दर डिवाइड किया है 3 पार्ट में, दैट इज़ फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस वन। प्रीशियस वन तो आप समझ गए होंगे, जो कि प्रीशियस है, जिससे हम ऑर्नामेंट्स बेसिकली बनाते हैं, है ना, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम हो गए। फेरस क्या हो गया, जिसमें आयरन होता है। ये हमेशा फेरस मेटालिक मिनरल्स क्या होंगे, जिसमें आयरन होगा, जैसे कि आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, इन सब में आयरन का कंटेंट होता है। नॉन फेरस में जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं होता है, जैसे कि कॉपर, लीड, टिन, बॉक्साइट, इसमें आयरन का कंटेंट नहीं होता है। तो ये है क्लासिफिकेशन मिनरल्स का, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम देखेंगे मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, मतलब अब मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि मिनरल्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में देखते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, वेयर आर मिनरल्स फाउंड, हमें मिनरल्स मिलते कहाँ हैं। तो मिनरल्स आर फाउंड इन ओर्स विच आर नेचुरल accumulation of minerals mixed with other elements. Extraction is viable when the mineral concentration is sufficient. तो minerals क्या होते हैं, minerals भी कुछ और होते हैं, उसके अंदर से minerals होते हैं, उसके फॉर्म में हमें नेचुरली मिलता है ना। इसमें एक से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, तभी मिनरल का एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है जब वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, कंसंट्रेशन में मिनरल्स अवेलेबल हों, है ना, तभी एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है मिनरल्स का। अब मिनरल्स कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, तो सबसे पहले है हमारा वीन्स एंड लोड्स। वीन्स और लोड्स को हम क्या कहेंगे कि इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहेंगे कि जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये वीन्स और लोड्स की तरह पाए जाते हैं। वीन्स और लोड्स क्या है, द स्मॉलर ऑकरेंस आर कॉल्ड वीन्स एंड लार्जर आर कॉल्ड लोड्स। अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो क्या होता है, ये देखिए लिखा हुआ है, व्हेन हॉट लिक्विड और गैस रिच इन मिनरल्स राइजेस थ्रू क्रैक्स इन अर्थ देन कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। तो क्या होता है कि जब ये मॉल्टन मेटल है, मैग्मा आपको पता है कि लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो ये मॉल्टन मटेरियल है और या फिर गैसेस फॉर्म में है। तो क्या होता है, ये अर्थ के अंदर है, अर्थ के अंदर से क्या होता है, ये सरफेस के ऊपर जाने की कोशिश करता है, मूव करता है, और क्या होता है, ठंडे होकर ये सॉलिड बन जाता है, और तब इसको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स। तो ये देखिए सॉलिड, अगर ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में है, ज़्यादा बड़े फॉर्म में है, तो हम इसको लोड्स कहेंगे, और अगर ये छोटे फॉर्म में है तो इसको हम कहेंगे वेन्स। वेन्स मतलब जैसे आपने ब्लड वेन्स सुना है, वैसे एक वेन्स टाइप का ही होता है ना। तो ये फॉर्म कहाँ कहाँ बनता है, जैसे मिनरल फिल क्रैक्स, तो क्रैक्स में बन जाते हैं, क्रिवाइसिस होता है, फॉल्ट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उधर उधर ये मिनरल्स बन जाते हैं। तो ये बात हुई वीन्स एंड लोड्स की, जो कि बेसिकली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक इस फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर है दूसरा बेड्स एंड लेयर। बेड्स एंड लेयर कौन से रॉक्स है, किस रॉक
इस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो बेड्स और लेयर के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। बेड्स ऐसे नीचे एक बेड डेवलप हो जाता है। फॉर्मेशन, मिनरल्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। तो ये कैसे बन रहा है, ये डिपोजिशन हो जा रहा है, एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, कंसंट्रेशन हो जा रहा है बहुत सारे रॉक या फिर सॉइल का बहुत एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत सालों में जब ये एक्यूमुलेट हो जा रही है। ये देखिए यहाँ पे है, ये डेड प्लांट है, यहाँ पे सेडिमेंट हो जा रहा है। तो ये आप कोल का फॉर्मेशन देखेंगे कि कोल ऐसे बन जा रहा है। तो मतलब बहुत सारे डेड प्लांट, फॉरेस्ट, स्वाम्प, ये सब आ गया और फिर बहुत टाइम बाद ये कोल पे कन्वर्ट हो गया। तो ये बेड्स एंड लेयर हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। एग्जाम्पल पे आप कोल, आयरन ओर, जिप्सम, पोटाश सॉल्ट ये होते हैं। अब जो मैंने आपको बोला कि वीन्स एंड लोड्स इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, तो इसमें कौन कौन से बेसिकली मिनरल्स पाए जाते हैं? टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ये वीन्स और लोड के थ्रू पाए जाते हैं। मतलब ये अगर ये ऐसे हैं तो ये इसमें टिन जमा होगा, कॉपर जमा होगा, जिंक होगा या फिर लेड होगा, इस फॉर्म में पाए जाएंगे। फिर थर्ड पार्ट क्या है कि कैसे हमारा मिनरल फॉर्म होता है? तो वेदरिंग से। तो वेदरिंग में क्या होता है? तो ये वेदरिंग में क्या हुआ कि ये हमारा, सपोज़ आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि एक एल्यूमिनियम रिच प्लूटोनिक रॉक था, ये सोर्स रॉक है। अब वेदरिंग में मतलब क्या हुआ कि ये विंड चली, तेज़ विंड चली हर तरीके से, तो ये जो ऊपर था ये डिकम्पोजिशन हो गया। इस रॉक का जो सरफेस पे रॉक था ये डिकम्पोज होके ये अगर अलग अलग जगह, मतलब ये कैरीड ऑफ होके दूसरी जगह पहुंच गया जहाँ पे ये और बनी हुई थी। तो ऐसे बन जाता है ये हमारा बॉक्साइट। तो ये रेसिडुअल मास बन जाता है वेदरिंग से, मतलब हवा से ये कैरीड ऑफ हो जाते हैं स्ट्रीम्स से, है ना। फिर प्लेसर डिपॉजिट्स एंड रिवर बेड्स और वैलीज़ में पाए जाते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है? मिनरल्स ऑकर्स एज एलुवियल डिपॉजिट इन द सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ हिल्स कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट। तो क्या होता है कि ये हिल का बेस है, इधर डिपॉजिट होने लग जाता है। ये देखिए ये हिल है, ये दो यहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहा है, इसको प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। ये रिवर बेड्स में डिपॉजिट हो जाता है। जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर। तो ये इनमें कैसे मिनरल्स होते हैं जो कि वाटर से उसका कोरोजन नहीं होता, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, ये सारे ऐसे आपको मिनरल्स इधर पाए जाएंगे जो कि प्लेसर डिपॉजिट से बने होते हैं। फिर जो फिफ्थ फॉर्म है कि किस फॉर्म में पाया जाता है हमारा मिनरल, तो एक ओशन रिसोर्स भी है। इसमें कैसे फॉर्मेशन होता है कि जो ओशन होता है, ओशन है सपोज़, तो उसके नीचे जो वाले सतह में कुछ वाटर बेड्स हो जाएंगे, ऐसे कुछ डिपॉजिट हो जाएगा, जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, मैंगनीज नोड्यूल्स हो गया, ये सारे ओशनिक रिसोर्स होते हैं, है ना। और ये क्या होता है, सॉल्ट जैसे कैसे बन जाता है, कुछ इनका इवेपोरेशन होकर, तो सॉल्ट जो ओशन है तो ओशन से इवेपोरेशन भी हो जाएगा और फिर इवेपोरेशन के बाद क्या हो जाएगा, सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी बन जाते हैं हमारे मिनरल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में। तो हमने जाना कि मिनरल कैसे होते हैं, मिनरल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम जानेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा रिच होता है मिनरल्स में, जैसे कि रिच है कोल में, मेटालिक मिनरल्स में, माइका में और बहुत सारे मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स में। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। फिर उसके बाद गुजरात एंड असम हैं जिसमें पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं। राजस्थान में नॉन फेरस मिनरल्स के काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स हैं और नॉर्थ इंडिया प्लेन्स में काफ़ी कम है इकोनॉमिक मिनरल्स। अब बात करते हैं मेजर मिनरल्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हम हर मिनरल लेंगे, फिर मिनरल्स की देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पाया जाता है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने जो क्लासिफिकेशन किया है मिनरल्स का वो मेटालिक में किया हुआ है। तो अभी हम सबसे पहले मेटालिक की अगर बात देखेंगे तो मेटालिक में हम सबसे ज़्यादा कौन कौन से इम्पोर्टेंट हमारे लिए, एक आयरन है, दूसरा मैंगनीज़ है। तो ये फेरस में हम आयरन और मैंगनीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नॉन फेरस में हम कॉपर और बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे। फिर जब नॉन मेटालिक में जाएंगे तो हम माइका के बारे में पढ़ेंगे और लाइमस्टोन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके आगे फर्दर हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेटालिक है जो कि फेरस में हम आयरन ओर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम सबसे पहले फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि है आयरन ओर। तो अब फेरस मिनरल क्यों इम्पोर्टेंट है? फेरस मिनरल जो है वो लगभग 75 या फिर आप कह लीजिए जो 3/4 जितना भी मेटालिक मिनरल प्रोडक्शन है इंडिया में वो हम फेरस मिनरल्स का करते हैं। तो मतलब क्या है कि जो बेसिकली आयरन कंटेंट वाले जितने भी मिनरल्स हैं वो 75% ऑफ द प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम आयरन की बात करेंगे। आयरन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल है, फेरस मिनरल है हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए। एक बैकबोन का काम करता है हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, और हम एक्सपोर्ट करते हैं इसको बहुत ज़्यादा। ये एक्सपोर्ट हो जाता है हम अपने डोमेस्टिक यूसेज के बाद। तो मतलब क्या है कि पहले हमने इंडिया में जितना भी यूसेज है हमने उसको कर लिया, उसके बाद हम आउट ऑफ इंडिया इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब किस किस टाइप के हमारे आयरन ओर होते हैं? तो आयरन ओर क्या है, हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक मैग्नेटाइट होता है और एक हेमेटाइट होता है। मैग्नेटाइट क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी का आयरन ओर होता है जिसमें क्या होता है 70% ऑफ द आयरन होता है। मतलब ऐसे अगर आयरन ओर की बात करें तो इसमें अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे आयरन इससे तो हमें 70% ऑफ आयरन मिलेगा, है ना। ये काफ़ी मैग्नेटिक होता है। तो मैग्नेटिक इसकी प्रॉपर्टी होने के कारण क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। अब जो हेमेटाइट होता है उसको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर इसमें जो आयरन कंटेंट है वो सिर्फ 50 to 60% आयरन होता है, और ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका काफ़ी ज़्यादा यूसेज है। अब इसका देखें कि हमें मेजर आयरन बेल्ट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है उड़ीसा और झारखंड बेल्ट में। उड़ीसा और झारखंड बेल्ट में उड़ीसा में हाई ग्रेड हेमेटाइट मिलता है। ये कौन से माइन में मिलता है? बादम पहाड़ माइन में मिलता है, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं? मयूरभंज और केंदुझार में। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैप में मार्क करने के लिए आता है कि आयरन ओर को मार्क करिए, या फिर मैंगनीज़ ओर को, मैंगनीज़ फील्ड को, माइका ओर को मार्क करिए कि इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको एकदम अप टू डेट याद होना चाहिए, और मैप में भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे फर्दर मैप भी बताया गया है। पर उड़ीसा में सबसे पहला है हमारा उड़ीसा और झारखंड बेल्ट है, जिसमें उड़ीसा में हाई ग्रेड हेमेटाइट होता है पादमपुर माइंस में, जो कि मयूरभंज और केंदुझार डिस्ट्रिक्ट में है। फिर झारखंड में हेमाटाइट मिलता है गुआ एंड नोआमुंडी माइंस में, जो कि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट है। फिर जो दूसरा जो हमारा कौन सा आयरन ओर कहाँ पे पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पाया जाता है, जो कि दुर्ग, बस्तर, चंद्रापुर बेल्ट जिसको हम कहते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में एक बैलाडिला हिल्स नाम की जगह है, उधर पाया जाता है। इधर सुपर हाई ग्रेड हेमाटाइट पाया जाता है, जिसको बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है, ये छत्तीसगढ़ में। ये यहाँ का जो हाई ग्रेड हेमाटाइट है हम एक्सपोर्ट में यूज़ करते हैं, और ये कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है? जापान में और साउथ कोरिया में, थ्रू कहाँ? विशाखापट्टनम पोर्ट में। क्यों विशाखापट्टनम पोर्ट से होगा? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से पास में पड़ेगा। फिर बलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमाकुरु बेल्ट है, ये कहाँ है? कर्नाटका में है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माइन है कुंद्रेमुख माइंस, ये इस एरिया में आई जाती है, इस बेल्ट में आई जाती है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। इसका ये 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, मतलब जो इसका जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी माइनिंग प्रोडक्शन होता है, ये हम सारा एक्सपोर्ट कर देते हैं, आउट ऑफ इंडिया भेज देते हैं। और ये कहाँ
से जाता है मंगलुरु पोर्ट से, तो ये इसके मंगलुरु पोर्ट सबसे नियरेस्ट पोर्ट होगा, तो इससे हम एक्सपोर्ट करते हैं। फिर जो चौथा बेल्ट कौन सा है पाया जाता है जहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है, वो है महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट। ये गोवा और रत्नागिरी में पाया जाता है। लोअर क्वालिटी ओर है, तो इफ़िशेंटली ही हम माइन करते हैं और इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं मरमगांव पोर्ट, जो कि गोवा में पाया जाता है। तो आप ये आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो कि ये उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, फिर ये दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, फिर ये बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु बेल्ट है और गोवा महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है। तो जो भी 4 बेल्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, इसके अंदर जो भी माइंस का नाम प्लस कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको याद होने चाहिए, कि जैसे सिंहभूम आ जाएगा इसमें, केंदुझार हो जाएगा, है ना, ये याद होना चाहिए। इधर यहाँ पे फिर ये इसमें कुंद्रेमुख हो जाएगा, यहाँ पे रत्नागिरी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए और इसकी लोकेशन भी आप याद रखिए। तो ये लोकेशन भी दी हुई है, ये 1 2 3 और 4। फिर अगर हम दूसरे फेरस मिनरल की बात करें, तो पहला हमने तो बात कर ली, पहला था हमारा आयरन था, दूसरा है हमारा मैंगनीज़। तो मैंगनीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टील प्रोडक्शन के लिए। ये कैसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम 1 टन स्टील बनाते हैं तो हमें 10 किलोग्राम तो मैंगनीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस कारण मैंगनीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। तो मैंगनीज़ तो स्टील प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ फेरो मैंगनीज़ एलॉयज़ में भी यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए और पेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्शन स्टेट वाइज मैंगनीज़ का 2018-19 में क्या था, तो मध्य प्रदेश 33%, देन महाराष्ट्र एंड देन उड़ीसा का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है मैंगनीज़ प्रोडक्शन में। फिर मैंने बताया आपको कि मेटालिक में हम पहले फेरस के बारे में पढ़ा, फिर मेटालिक में हमने पहले पढ़ा, मेटालिक में पढ़ रहे थे हम, फेरस था और नॉन फेरस था। तो फेरस में हमने पढ़ लिया आयरन के बारे में और मैंगनीज़ के बारे में। अब हम इधर पढ़ेंगे कॉपर के बारे में और ये बॉक्साइट के बारे में। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। तो जो कॉपर है, मैंने आपको बताया कि मेटालिक में भी फेरस हो गया और नॉन फेरस हो गया, आयरन, और हमने मैंगनीज़ पढ़ लिया, और इधर था हमारा कॉपर और बॉक्साइट। इस पार्ट में हम ये चारों बस कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम नॉन मेटालिक देखेंगे। तो चलिए कॉपर के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉपर क्या है, इंडिया में क्या है, इंडिया का रिज़र्व और प्रोटेक्शन जो है नॉन फेरस मिनरल में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। हाउएवर दीज मिनरल इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक, गोल्ड प्ले अ वाइटल रोल इन द सेवरल मेटलर्जिकल प्रोडक्शंस, है ना। तो हम सबसे पहले कॉपर के बारे में बोलेंगे। तो पर कॉपर का डिफिशिएंट है रिज़र्व में और प्रोडक्शन में। मतलब क्या है कि कॉपर का हम जो प्रोडक्शन और रिज़र्व काफ़ी ज़्यादा नहीं है इंडिया में। अब जो कॉपर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और एक्सीलेंट कंडक्टर होता है। मेलिएबल का मतलब क्या है कि अगर हम उसको पीटें तो वो थिन शीट्स में बन जाएगा, ठीक है। डक्टाइल मतलब थिन वायर्स में बन जाएगा, अगर हम उसको बनाना चाहें, खींचें तो वायर्स में बन जाएगा। और कंडक्टर है मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। इसका नाम बहुत सारी जगह इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यूज़ भी इसका दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल केबल्स में यूज़ करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स में और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में कॉपर का यूज़ होता है। मेजर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, अगर इंडिया में है तो फिर भी बालाघाट एमपी में पाया जाता है, खेतरी राजस्थान और सिंहभूम झारखंड। ये 3 मेन जगह हैं जहाँ पे कॉपर
का रिजर्व है और प्रोडक्शन होता है। ये आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं कि एक खेतरी हो गया, देन बालाघाट और सिंहभूम झारखंड में। फिर अगर बॉक्साइट की बात करें तो ये और है एल्यूमिनियम का। इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम बनाने का सोर्स है ना। ये ऑब्टेन फ्रॉम अ क्ले लाइक सब्सटेंस वाया एल्यूमिना। तो हम बॉक्साइट को कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे मिलता है हमें? एक मिट्टी जैसा स्ट्रक्चर होता है एल्यूमिना जैसा, एल्यूमिना हम जिसको कहते हैं, फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। तो बॉक्साइट कैसे बनता है? जो कि रॉक्स होते हैं, कुछ रॉक्स होते हैं जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट्स से बने होते हैं। Al2SO4 होता है शायद तक, ऐसी कुछ समथिंग होता है। तो उसके टूटने से ये हमें बॉक्साइट मिलता है। एल्यूमिनियम का क्या यूसेज है? तो कंबाइंस स्ट्रेंथ लाइक आयरन विथ लाइटनेस। तो क्या होता है, हम आयरन के साथ इसको ऐड करके, तो ये क्या होता है कि स्ट्रेंथ तो देता ही है और इसका जो वेट है काफ़ी कम होता है। तो ये एरोप्लेन्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूसेज होता है इसका, यूटेंसिल्स में बनता है। इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, हाई मेलेबिलिटी है। तो मतलब क्या है कि अगर हम इसको पीटेंगे तो ये काफ़ी अच्छे शीट्स में बन जाएगा, मतलब ये कोई शीट्स में फैल जाएगा। इसका मेजर डिपॉजिट ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? अमरकंटक प्लेट्यू में पाया जाता है, महाकाल हिल्स में पाया जाता है जो कि MP में है ना। ये भी MP और छत्तीसगढ़ और बिलासपुर कटनी प्लेट्यू में पाया जाता है। ओडिशा इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 2016-17 में। और इसका की डिपॉजिट ओडिशा में कहाँ है? पंचपटमली कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। ये आप देख सकते हैं बॉक्साइट और ओडिशा में है। फिर मध्य प्रदेश, ये सारे जितने भी अमरकंटक प्लेट्यू, कटनी वाला प्लेट्यू जो बताया हुआ है, यही सारे हैं। कुछ कुछ गुजरात में भी दिए हुए हैं, पर जो इम्पोर्टेंट हैं ये सारे ये 3 हैं। ये हमारी बात हुई मेटालिक मिनरल्स की, जिसमें हमने फेरस और नॉन फेरस के बारे में पढ़ा। बेसिकली आयरन के बारे में, मैंगनीज के बारे में, कॉपर और बॉक्साइट के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कवर करेंगे हम नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में और फिर उसके बाद एनर्जी मिनरल्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।